नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है, आर्मी सामान्य विज्ञान एसके बुक्स, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक हमारा जल, वाटर, इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, जल किस से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जल जैसे रासायनिक सूत्र हम कहेंगे H2O, तो यानी यह किस से मिलकर बना हुआ है। तो भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व कार्बन, उपरोक्त सभी। तो आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जल का आणविक भार क्या है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हमें गुरु जल क्या होता है उसी के बारे में पता होना चाहिए। तो गुरु जल भारी जल को ही कहा जाता है, भारी जल, हैवी वाटर, इसी को गुरु जल कहा जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र भी याद होना चाहिए, D2O। यहाँ पर जो D है उसके बारे में पता होना चाहिए, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है H12, या फिर हम इसको D से भी डिनोट कर सकते हैं। तो भाई ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम है, 1 ऑक्सीजन है। अब हम किसी भी पदार्थ का आणविक भार निकालते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं, तो उसमें जितने भी एटम हैं उन सभी का परमाणु भार जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाता है, उसका आणविक भार आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसको भारी हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका परमाणु भार 2 है, मतलब डी का परमाणु भार 2 है। तो यहाँ से हम इसका आणविक भार निकालेंगे। तो भाई 2 और कितने ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम है, तो गुणा में 2 प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 2 4 प्लस 16 कितने 20 आ जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि जल का आणविक भार बताओ, साधारण जल का आणविक भार बताओ, तो आपको याद रखना है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O और इसका आणविक भार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 2 हाइड्रोजन है, गुणा में 2 प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है भाई। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस 16 कितने हो जाते हैं, 18। यानी कि जल का आणविक भार 18 होता है। और भारी जल या गुरु जल का आणविक भार पूछ रहा है तो 20 कहेंगे। अब इसी तरह से यानी आणविक भार हमें आना चाहिए किसी भी पदार्थ का निकालना। तो क्या करेंगे, प्रत्येक पदार्थ में जो भी परमाणु है उन सभी का परमाणु भार जोड़ देंगे तो वो उसका आणविक भार आ जाता है। इसी तरह हम H2SO4 का भी निकाल सकते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी कैसे निकालेंगे, वही बात है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा करेंगे प्लस में सल्फर, सल्फर का 32 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 4 है, कितने ऑक्सीजन का 16 है भाई। तो ऑक्सीजन कितने 4 होते हैं यहाँ पर भाई, O4, तो 16 गुणा में 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना 2 प्लस में 32 प्लस में 64। अब और इसको जोड़ोगे तो कितना 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 आ जाता है किसका, H2SO4 का आणविक भार 98 होता है, ध्यान रखोगे। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल सकते हो आप, NaOH, सोडियम का 23 है भाई, प्लस में ऑक्सीजन का 16 है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 है। सारे 1 परमाणु थे तो सभी का जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना 40 आ जाता है भाई। तो ये किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक भार है। तो आप इस तरह से किसी भी पदार्थ का आणविक भार निकाल सकते हो, यानी उसके प्रत्येक परमाणु का जो भार है उसको जोड़ देंगे, वो उसका आणविक भार आ जाता है। तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन था करेक्ट आंसर भाई, गुरु जल या भारी जल का आणविक भार पूछा है तो कितना 20 आया था, तो सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वी आकार की संरचना किसकी बनती है? ऑप्शन दिखा रखे हैं CO2, H2O, H2O2, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किसकी? तो भाई जल है उसकी आकृति कैसी? वी आकार या पिरामिड ध्यान रखोगे, यानी इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे तो इस तरह से बनती है भाई। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजनों से इस प्रकार से अटैच होता है। अब इनके देखो जो अल्फाबेट बन रहा है स्ट्रक्चर का क्या है भाई? जो ABCD है उसका कौन सा अल्फाबेट? वी बन रहा है। तो वी आकार की संरचना किसकी? जल की बनती है। अब इनके बीच में कितना एंगल होता है वो भी ध्यान रखेंगे। 104.5 डिग्री या फिर 105 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि जल के अणुओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 105 डिग्री या फिर 104.5, ये फिक्स वाला है, ये लगभग वाला आंसर है। तो ध्यान रखेंगे इनके बीच बनने वाला एंगल। अब इसी तरह ए ऑप्शन में CO2 दिखा रखा है। तो CO2 की संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है भाई। रेखीय याद रखोगे, रेखीय या समतल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल कह सकते हैं इनके बीच, यानी लीनियरली है, रेखीय है। तो याद रखोगे कि भाई CO2 की संरचना कैसी? रेखीय होती है। H2O2 की असमतलीय याद रख लोगे भाई। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो आकृति है असमतलीय यानी नॉन प्लेनर होती है। नॉन प्लेनर याद रखना है कि असमतलीय आकृति किसकी? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहोगे। तो यहां पर आंसर हमारा कौन सा? बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस तापमान पर जमता है? भाई इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर जमता है उसी से पिघलना शुरू करता है। तो याद रखोगे किसी भी पदार्थ का हिमांक बिंदु व गलनांक बिंदु सेम होता है। ध्यान रखना है अभी इस बात को। कोई भी पदार्थ है उसका हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु सेम होगा, यानी जिस तापमान पे जमना शुरू करता है वापस उसी तापमान पर आकर पिघलना शुरू करता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन कह दे कि भाई जल का हिमांक बिंदु तो ये है, गलनांक बिंदु बताओ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान रखोगे जो हिमांक बिंदु है वो ही गलनांक बिंदु है। अब पानी का हिमांक या गलनांक बिंदु कितना? सेल्सियस में 0 डिग्री, फारेनहाइट में 32 है और केल्विन में 273। तो तीनों ऑप्शन में डाल रखे और चौथा ऑप्शन सभी कह रखा है। तो आंसर कौन सा? सभी कहना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 0 डिग्री सेल्सियस कहकर तुरंत आगे चल पड़ते हो, नहीं। ध्यान रखोगे इस तरह से ऑप्शन डाल रखे हैं। तो भाई सेल्सियस में तो 0, फारेनहाइट में 32, केल्विन में 273, तीनों यानी एक ही बात है। तीनों का एक ही बात है, एक ही तापमान है ये, यानी पैमाने अलग अलग हैं, पानी इस तीनों पर ही जमेगा। क्लियर है बात? तो गलनांक बिंदु भी तीनों का एक ही बात है भाई। गलनांक बिंदु पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट, 273 केल्विन और चौथा ऑप्शन सभी, तो सभी वाले में। तो दोनों ध्यान रखोगे, यानी जो हिमांक बिंदु है वो ही गलनांक बिंदु होता है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन था। नेक्स्ट है भी जल उबलता है कि भी जल का क्वथनांक बिंदु या जल कितने डिग्री पर उबलने लगता है। तो याद रखोगे यहां पर कि जल सतह की दाब पर उबलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आप कह रहे होगे कि 100 डिग्री सेल्सियस, ये सामान्य दाब पर, नॉर्मल प्रेशर पर पानी किस तापमान पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वैसे आप ध्यान रखोगे सतह की दाब पर। अब ये सतह की दाब क्या है भाई? जैसे कोई भी बर्तन है या कुकर में हम पानी डालकर गर्म कर रहे हैं, जो ही गर्म करेंगे कुकर के अंदर का दाब बढ़ने लगता है, और वो दाब बढ़ते हुए यदि वहां के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, संतृप्त अवस्था में आ जाता है, तो वो उबलना शुरू कर देता है। अब आप सभी को पता है कि प्रत्येक बिंदु पर यानी हर जगह वायुमंडलीय दाब सेम नहीं होता भाई, ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। तो याद रखोगे कि वायुमंडलीय दाब सेम ना होने के कारण सभी जगह पानी अलग अलग पॉइंटों पर उबलने लगता है। और यदि
सामान्य दाब की बात करेंगे, नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सतह की दाब पर निर्भर करेगा कि वायुमंडलीय दाब वहां पर कहां पर अधिक और कहां पर ज्यादा है। भाई जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाता है, जिस कारण वहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इसलिए वहां पर जो खाना है, जैसे दाल है, वो भी देर से पकती है। तो याद रखोगे कि वायुमंडलीय दाब की सतह पर वायुमंडलीय दाब की सतह पर जल उबलता है या डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन आंसर था यहाँ पर। 4 डिग्री सेल्सियस कह रखा है यहाँ पर डी में, तो 4 क्या है भाई, ये पानी का एक जो घनत्व है इस तापमान पर अधिकतम होता है। याद रखोगे कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है भाई, बर्फ बनने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पानी जम जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखोगे कि भाई उसका आयतन बढ़ जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई जैसे एक्सपेरिमेंट डेली लाइफ में भी करते रहते हैं हम, क्या कि बोतल है पानी की, आप उसको फ्रिज में रख दो, वो जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तो आप देखते हो कि बोतल टाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ गया। इसी तरह से पाइप होते हैं बर्फीले स्थानों पर, वो भी यानी कि पानी जम जाता है तो पाइप फट जाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना आपको, क्या कि भाई पानी जमने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आंसर था। यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई ये 2-3 तरह से आपको पूछ सकता है, तो आप इसको एक ग्राफ के द्वारा याद रखोगे। अब ग्राफ क्या है, एक पैमाना है 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, और यहाँ से हम कह देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है पानी का वो अधिकतम होता है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। इसी तरह हम इसी पॉइंट पर पानी के आयतन को क्या कहेंगे भाई, न्यूनतम कह सकते हैं। इसी पॉइंट पर पानी का जो आयतन है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों, क्योंकि घनत्व आयतन के विपरीत होता है। तो जिस तापमान पर घनत्व अधिकतम होगा तो वहां पर आयतन न्यूनतम होगा। तो याद रखोगे यहाँ पे कि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है। अब यदि मैं देखो इधर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा हूं या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा हूं जीरो की तरफ, तो दोनों साइड में आयतन क्या होगा, इधर बढ़ेगा भाई 4 से ऊपर जाऊंगा तो भी बढ़ेगा और 4 से नीचे जाऊंगा तो भी बढ़ेगा क्या, आयतन। और जहां पर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। भाई इधर घनत्व की बात कर रहे हैं और इधर आयतन की बात कर रहे हैं, तो इसके द्वारा याद रखोगे फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरी बात, दोनों में से किसी एक को अच्छी तरह याद रख लो, या तो आयतन को या घनत्व को, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से, भाई 0 पे था, अब 0 से कितना 4 कर दिया गया, तो देखो 4 की तरफ जा रहे हैं तो 4 पर घनत्व क्या हो रहा है, अधिकतम है। तो यानी कि घनत्व यहाँ पर बढ़ेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। यदि आयतन पूछता इधर तो हम कह देते घटता, भाई 4 से 0 से 4 पर गए तो आयतन न्यूनतम है, घट रहा। तो ध्यान रखोगे क्या पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग। यदि इसी क्वेश्चन में कह देता कि भाई पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर 0 डिग्री से भाई रास्ते में क्या आएगा, 4 आ रहा है, तो 4 तक तो क्या होगा, घटेगा और फिर बढ़ेगा। सपोज करो यहाँ से 20 होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ रहा है। तो यानी इसका आंसर हम देंगे कि भी 0 डिग्री सेल्सियस से 20 तक जा रहे हैं तो आयतन पहले तो घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये आंसर लेना है। या फिर कई बार कह देता है कि पानी के गलनांक बिंदु पर
उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई पानी का गलनांक बिंदु कितना 0 है, तो 0 पर आयतन क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा। या फिर पानी जमने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, तो बढ़ रहा है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर। एक क्वेश्चन और बनता है कि बर्फ पिघलने पर पानी के घनत्व या घनत्व कह दो डायरेक्ट, कि बर्फ पिघलने पर उसके घनत्व पर, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई, बर्फ पिघलने का नाम लेते ही आप इसका गलनांक बिंदु ले बैठते हो 0 डिग्री सेल्सियस और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देते हो। नहीं, यहां से पिघलना चालू हुई है, ये कह रहा है बर्फ पिघलने पर, इसका मतलब बर्फ पिघलनी चाहिए पूरी, और पिघलेगी कब, जब आप उसका तापमान बढ़ाओगे। भाई 0 से किधर जाएंगे, 4 की तरफ। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से पिघल जाती है। पिघल गई तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो यहां पर देखो घनत्व क्या अधिकतम है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि यहां पर जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बर्फ पिघलने पर उसका घनत्व बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। तो आंसर ए ऑप्शन था, बाकी इन्हीं पॉइंटों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जल में तैरती हुई बर्फ का कितना भाग पानी में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बर्फ है वो पानी में तैर रही है, तो उसका कितना भाग पानी में, 9/10 भाग पानी में रहता है। तो बाहर ऊपर तैर रही है तो बाहर कितना, वो 1/10 रहता है। ये भी ध्यान रखना है कि भाई टोटल 1 है, 1 में से 9/10 पानी में है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या 10 एलसीएम लोगे, 10 में से 9 घटाओ कितना, 1/10, जो बचा हुआ भाग बाहर है तो वो कितना 1/10 होगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है भाई, जल की कठोरता 2 प्रकार की, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। भाई परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, जल की कौन सी कठोरता केवल उबालने से दूर नहीं की जा सकती। तो भी केवल उबालने से कौन सी की जा सकती है, अस्थायी कठोरता, और नहीं की जा सकती तो फिर स्थायी बच गए, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि भी जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है और स्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो स्थायी कठोरता के लिए तो याद रखोगे कि इस प्रकार के जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट व क्लोराइड मिले हुए होते हैं। सल्फेट व क्लोराइड मिले हुए होने के कारण कौन सी स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी में क्या कहेंगे, इस प्रकार के जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिले हुए होते हैं। अब इन दोनों को दूर करने के उपाय भी याद रखोगे। तो भाई अस्थायी के लिए तो हम केवल उबाल कर भी दूर कर सकते हैं, इसे केवल उबालने से दूर हो जाती है ये, या फिर चूने का पानी मिलाने पर भी, चूने का पानी मिलाकर भी इसको दूर कर सकते हैं। स्थायी कठोरता के लिए इसमें धोने का सोडा मिलाने से, धोने का सोडा मिलाकर भी दूर कर सकते हैं। एक विधि होती है परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट विधि, इस विधि के द्वारा भी हम इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैल्गोन विधि के द्वारा भी इसको दूर कर सकते हैं। तो ये 2-3 विधि है, याद रखोगे इनको। तो आंसर कौन सा, ए ऑप्शन था यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा मिलाने से कौन सी कठोरता दूर किया जा सकता है। तो अभी आप बता रहे थे कि धोने का सोडा मिलाने से कौन सी स्थायी कठोरता, परमानेंट कठोर हार्डनेस, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहां पर। अब धोने का सोडे का सूत्र भी याद रखोगे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, किसका, धोने का सोडा, ये मिलाकर हम इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है वे, जल का घनत्व डेंसिटी अधिकतम किस तापमान पर है। तो अभी आप बातचीत कर रहे थे कि जल का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहां पर ए में दिखा रखा है 101.4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है वे, जो भारी जल है,
बाहरी जल, उसका क्वथनांक बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक बिंदु है। इसी तरह से डी ऑप्शन में 11.6 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये भारी, इस पॉइंट या इस तापमान पर जो भारी जल है उसका घनत्व अधिकतम होता है। तो यहां पर कहेंगे भारी जल का घनत्व अधिकतम होता है। भाई सिंपल जल की बात कर रहे थे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और भारी जल का घनत्व अधिकतम कहेंगे तो 11.6 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो बी ऑप्शन था, याद रखोगे आंसर। नेक्स्ट है, समुद्र में जलीय जंतु जीवित रहते हैं जबकि समुद्र की ऊपरी सतह जमी हुई है, तो उसकी तलहटी के पानी का तापमान कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, यदि कोई समुद्र है, तालाब है, ऊपरी सतह जम गई और नीचे जलीय जीव जंतु जीवित हैं, तो इसका मतलब नीचे पानी है, और पानी है तो तापमान कितना 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। भाई ऊपर बर्फ जमी हुई है और यदि नीचे का पानी का तापमान पूछ रहा है, तलहटी के पानी का तापमान, तो कितना 4 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कई बार घुमाकर कह दे कि कोई तालाब है, उसकी ऊपरी सतह जम गई तो उसकी तलहटी के पानी का तापमान होगा, ऑप्शन दे देता है ऊपरी सतह से कम, ऊपरी सतह से अधिक, ऊपरी सतह के बराबर, या फिर कहेगा सभी ऊपरी सतह से अधिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपरी सतह पर तो जम रही है तो 0 डिग्री सेल्सियस, और नीचे पानी है तलहटी में तो वहां पर कितना 4 डिग्री, तो ऊपर वाली से ज्यादा होगा बॉटम का, याद रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, जल के गलनांक बिंदु पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जल का गलनांक बिंदु कितना 0 डिग्री सेल्सियस है। भाई हिमांक बिंदु कहे, गलनांक बिंदु कहे, एक ही बात है। तो यहां पर हमें आयतन के बारे में बताना है, तो हमने डायग्राम के द्वारा दिखाया था आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, भाई इंक्रीज हो रहा था, और घनत्व पूछे तो घट रहा था। तो ये ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है, भारी जल का गलनांक बिंदु होता है। भाई भारी जल का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो कितना 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई साधारण जल की बात कर रहे थे तो कितना 0 डिग्री सेल्सियस, भारी जल की बात कर रहे हैं तो 3.8 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, यहाँ पर सामान्य दाब पर पानी उबलना शुरू कर देता है। 101.4 क्या है भाई, भारी जल का क्वथनांक बिंदु है, बता चुके हैं। तो आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।